हाय फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 3 धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 6 तक हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। यह वीडियो नंबर 7 है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक तरह की धातुओं को अपने उपयोग में लाते हैं। सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इसके अलावा और भी अनेक तरह की धातुएं हैं जो हम अपने डेली यूज में इन सभी धातुओं का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो धातुओं के बगैर हमारे आधुनिक जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो अब सवाल यह उठता है कि इतनी सारी धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी की भूपट्टी यानी क्रस्ट धातुओं का मुख्य स्रोत है। यानी धातुओं की प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत है वह है पृथ्वी की भूपट्टी यानी अर्थ क्रस्ट। अब देखिए, आप कहेंगे कि यह भूपट्टी क्या होता है। तो चूंकि इस वीडियो में हमारा उद्देश्य पृथ्वी की संरचना को समझना नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि यह भूपट्टी यानी अर्थ क्रस्ट क्या होता है, इसीलिए पृथ्वी की संरचना के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन होना जरूरी है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो कि ठोस होती है, इसी परत को कहा जाता है भूपट्टी यानी अर्थ क्रस्ट। अब इसके नीचे जो परत होती है उसे कहा जाता है मेंटल। अब इसके नीचे जो परत होती है उसे कहा जाता है बाहरी कोर, और सबसे आंतरिक पार्ट जो है उससे कहा जाता है आंतरिक कोर। तो इस प्रकार पृथ्वी की संरचना इस प्रकार होती है। सबसे बाहरी परत जो होती है वह ठोस अवस्था में होती है और इससे भूपट्टी कहा जाता है। इसके बाद का जो लेयर होता है उसे मेंटल कहा जाता है। इसके बाद होता है कोर, और कोर दो भागों में बांटा रहता है। एक को कहा जाता है बाहरी कोर और आंतरिक वाली कोर को कहा जाता है आंतरिक कोर। तो यानी पृथ्वी की भूपट्टी यानी वह ठोस परत जो पृथ्वी की सबसे बाहरी कवच बनाती है उसे ही कहते हैं पृथ्वी की भूपट्टी। तो जितने भी तरह की धातुएं हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, इन सभी धातुओं का मुख्य स्रोत है पृथ्वी की भूपट्टी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल से भी कुछ धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सोडियम। तो चूंकि हमने देखा कि पृथ्वी की भूपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है, इसके अलावा समुद्री जल से भी कुछ विशेष प्रकार की धातुओं को प्राप्त किया जाता है, जैसे कि सोडियम। हमारा अगला टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण। देखिए, प्रकृति में जो भी धातुएं हमें प्राप्त होती हैं, ये सभी धातुएं मिश्रण और यौगिकों के रूप में मौजूद होती हैं। वास्तव में इन सभी मिश्रण और यौगिकों से हमें धातु का शुद्ध रूप अलग करना पड़ता है। इसके लिए हमें अलग अलग तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी क्रिया को यानी मिश्रण और यौगिक के रूप में जो धातुएं मौजूद होती हैं, उन सभी से शुद्ध धातुओं को अलग करने की जो प्रक्रिया है, इससे ही कहा जाता है धातुओं का निष्कर्षण। जब भी हम धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो टर्म आता है। एक को कहा जाता है खनिज और दूसरे को कहा जाता है अयस्क। इसमें हमें क्लियर हो जाना है कि आखिर खनिज क्या है और अयस्क क्या है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर खनिज होता क्या है। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से अनेक तत्व या यौगिक प्राप्त होती है। इसमें धातुएं
जटिल मिश्रण और यौगिकों के रूप में मौजूद होती हैं, जिससे खनिज यानी मिनरल्स कहा जाता है। चूंकि पृथ्वी की भूप्रकृति में जो धातुएं हमें मिलती हैं, ये सभी धातुएं मिश्रण और यौगिक के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, और इन सभी मिश्रण और यौगिकों में धातुएं मिली हुई रहती हैं। तो ये सभी पदार्थ जो प्रकृति में हमें प्राप्त होती हैं अशुद्ध अवस्था में, इससे कहा जाता है खनिज। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इससे कहा जाएगा मिनरल्स। अब हम देखते हैं कि आखिर अयस्क क्या है। कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिसमें कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिनसे धातु को निकालना आसान एवं लाभकारी होता है। तो चूंकि अभी हमने डिस्कशन किया कि धातुएं जो हैं प्रकृति में खनिजों के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन सभी प्रकार की खनिजों से धातु को निकालना आसान और सुविधाजनक नहीं होता है। कुछ विशेष प्रकार के खनिज ही हैं जिनसे धातुओं को निकालना आसान, लाभकारी और सुविधाजनक होता है। तो ऐसे खनिजों को ही हम अयस्क कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इन खनिजों को अयस्क यानी ओर्स कहते हैं। अर्थात ये पॉइंट क्लियर है कि धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से की जाती है। अब आइए समझते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है। धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से की जाती है। तो जब किसी अयस्क से धातु की निष्कर्षण की जाती है, उससे पहले उस अयस्क से जितने भी तरह की अशुद्धियां जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर के टुकड़े, इन सभी को सबसे पहले हटाना आवश्यक है। तो इसी क्रिया को यानी इन सभी अशुद्धियों को हटाने की क्रिया को ही कहा जाता है अयस्कों का समृद्धिकरण। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। अब देखिए, किसी भी अयस्क में मिट्टी भी हो सकती है, रेत भी हो सकती है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी हो सकते हैं। तो इन सभी अशुद्धियों को हटाना अति आवश्यक है, और इन सभी अशुद्धियों को ही कहा जाता है गैंग। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब हम डिस्कशन करेंगे निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कुछ ऐसे धातुएं हैं जिसका अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, यानी ऐसे धातुओं की यौगिक बनाने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। तो इन सभी धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा। सोना एवं चांदी प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धातुएं जो हैं वह प्रकृति में विभिन्न प्रकार के यौगिकों के रूप में पाए जा सकते हैं, लेकिन सोना और चांदी की अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम रहने के कारण ये सभी धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जा सकते हैं। पारा एवं तांबा जैसे निम्न अभिक्रियाशील धातुएं ऑक्साइड एवं सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। चूंकि पारा और तांबा ये भी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, लेकिन सोना और चांदी की तुलना में इसकी अभिक्रियाशीलता कुछ अधिक होती है। इसीलिए पारा और तांबा जैसे निम्न अभिक्रियाशील धातुएं ऑक्साइड के रूप में या फिर सल्फाइड के रूप में पाए जा सकते हैं। सिनाबार यानी HgS पारा का एक अयस्क है। देखिए, सिनाबार जो है वह एक अयस्क का नाम है, और इसी अयस्क से पारा का निष्कर्षण किया जाता है। वायु में सिनाबार को गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO में परिवर्तित होता है। सिनाबार का रासायनिक सूत्र होता है HgS। चूंकि ये ठोस अवस्था में होता है, इसीलिए ब्रैकेट में हमने S लिखा यानी सॉलिड। जब इससे हम गर्म करते हैं तो ये वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है।
चूंकि ऑक्सीजन एक गैस है इसीलिए ब्रैकेट में हमने G लिखा। तो इस प्रकार जब इससे हम गर्म करते हैं तो HGS और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करती हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप HGO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। चूंकि HGO जो है वह सॉलिड फॉर्म में हमें प्राप्त होती हैं इसीलिए ब्रैकेट में हमने S लिखा। इसके अलावा बनता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। चूंकि ये गैसीय फॉर्म में होता है इसलिए ब्रैकेट में G लिखा गया। तो इस प्रकार जब सिनाबार को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब देखिए ये जो समीकरण हम देख रहे हैं ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है और जब भी हमें एक रासायनिक समीकरण लिखना होता है तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ये रासायनिक समीकरण जहां तक हो सके हमें संतुलित करके ही लिखनी चाहिए। अब किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसके लिए एक वीडियो हम अपने चैनल पर पहले ही डाले हुए हैं, इसीलिए इस वीडियो में हम वह तरीका नहीं बताने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, बस इसमें सिर्फ हम इसको संतुलित करेंगे। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में HGS के पहले हम 2 लगाएंगे और O2 के पहले 3 लगाएंगे। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में HGO के पहले 2 लगाएंगे और SO2 के पहले 2 लगाएंगे। इस प्रकार ये समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। अब इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ? मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड से हम देखेंगे कि Hg यानी पारा कैसे प्राप्त की जाती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म करने पर पारा प्राप्त होता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है HgO। तो चूंकि ये ठोस अवस्था में हमें प्राप्त हुई इसलिए ब्रैकेट में हमने S लिखा। तो जब इससे गर्म किया जाता है तो हमें पारा प्राप्त होती है यानी Hg। चूंकि ये Hg जो है ये लिक्विड फॉर्म में हमें प्राप्त होती है इसलिए ब्रैकेट में हमने L लिखा। इस प्रकार Hg के अलावा हमें प्राप्त होती है ऑक्सीजन यानी O2 जो कि गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि किस प्रकार सिनाबार से पारा की प्राप्ति होती है। अब ये जो रासायनिक समीकरण हम देख रहे हैं इसको अगर हम संतुलित करना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड में HgO के पहले 2 लगा देना होगा और राइट हैंड साइड में Hg के पहले 2 लगा देना होगा। इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। इसी प्रकार Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड को वायु में गर्म करने पर कॉपर को अलग किया जा सकता है। कॉपर सल्फाइड यानी Cu2S चूंकि यह सॉलिड फॉर्म में होता है इसीलिए ब्रैकेट में हमने S लिखा। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। ऑक्सीजन एक गैस है इसीलिए ब्रैकेट में G लिखा गया। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ये बनाती हैं Cu2O यानी कॉपर ऑक्साइड। इसके अलावा बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी SO2। चूंकि SO2 गैस है इसीलिए ब्रैकेट में G लिखा गया। तो इस प्रकार Cu2S को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। अगर इस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करना चाहेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में Cu2S के पहले 2 लगाना होगा, O2 के पहले 3 लगाना होगा। ठीक उसी प्रकार राइट हैंड साइड में Cu2O के पहले 2 लगाना होगा और SO2 के पहले 2 लगाना होगा। इस प्रकार यह समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। तो हमने क्या देखा कि Cu2S को जब गर्म किया जाता है तो Cu2O प्राप्त होती है। अब हमें देखना है कि Cu2O से हम कॉपर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। Cu2O यानी कॉपर ऑक्साइड चूंकि यह सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए ब्रैकेट में S लिखा गया। यह अभिक्रिया करती है Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड से जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार ये दोनों का मिश्रण को जब आपस में गर्म किया जाता है
तो बनता है Cu यानी कॉपर। चूंकि कॉपर सॉलिड फॉर्म में हमें प्राप्त होती है इसीलिए हमने ब्रैकेट में S लिखा। इसके अलावा बनता है SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार हमने देखा कि Cu2S को गर्म करके किस प्रकार हमने कॉपर को प्राप्त किया। अगर इस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करना चाहेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में Cu2O के पहले 2 लगाना होगा और राइट हैंड साइड में Cu के पहले 6 लगाना होगा। इस प्रकार यह समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। अब हम देखेंगे मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कुछ धातुएं ऐसे हैं जिसकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम भी नहीं होती है और बहुत अधिक भी नहीं होती है, यानी ऐसे धातुओं की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। तो अब हम देखेंगे कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। Fe, Zn, Pb आदि मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, यानी लोहा, जिंक, लेड इत्यादि धातुएं जो हैं इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। तो देखिए, अगर हम किसी धातु को उसकी सल्फाइड या कार्बोनेट से प्राप्त करना चाहेंगे तो सबसे पहले उससे हमें ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेना होगा, क्योंकि ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना आसान होता है। इसलिए सबसे पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। यहां पर हम दो टर्म के बारे में अब डिस्कशन करेंगे। पहला टर्म है वर्जन यानी रोस्टिंग और दूसरा टर्म है निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। ये दो टर्म के बारे में जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। पहला टर्म है वर्जन और दूसरा है निस्तापन। तो आइए एक एक करके अब हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या होती है वर्जन यानी रोस्टिंग? जब किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जब भी हम धातु के निष्कर्षण के लिए किसी अयस्क को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ZnS यानी जिंक सल्फाइड। चूंकि यह सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए ब्रैकेट में हमने S लिखा। तो जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, और चूंकि ऑक्सीजन जो है वह एक गैस है इसलिए ब्रैकेट में G लिखा गया। तो इस प्रकार ZnS और O2 आपस में अभिक्रिया करती हैं जब इन दोनों के मिक्सचर को आपस में गर्म किया जाता है। तो इस प्रकार अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होती है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में हमें प्राप्त होती हैं इसलिए ब्रैकेट में S लिखा गया। इसके अलावा हमें प्राप्त होती हैं SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें हमने क्या देखा कि किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया गया, तो यानी ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन। भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु के निष्कर्षण के लिए किसी अयस्क को ऑक्सीजन या फिर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं ये इक्वेशन एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अगर इससे हम संतुलित करना चाहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ZnS के पहले हमें 2 लगाना होगा और O2 के पहले 3 लगाना होगा। ठीक इसी प्रकार राइट हैंड साइड में ZnO के पहले 2 और SO2 के पहले 2। इस प्रकार ये समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। तो इस प्रकार हमने भर्जन समझ लिए। अब हम समझेंगे निस्तापन क्या है। निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। निस्तापन भर्जन की तरह ही एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है।
जहां भर्जन की स्थिति में अयस्क को ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, वहीं निस्तापन की स्थिति में अयस्क को ऑक्सीजन या वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं, जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट। चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए ब्रैकेट में एस लिखा गया। जब इससे वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो फिर ये क्या क्या देती है। सबसे पहले ये देगी ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में हमें प्राप्त होगी इसीलिए ब्रैकेट में हमने एस लिखा। इसके अलावा हमें प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। तो हमने क्या देखा कि भर्जन और निस्तापन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें धातु के ऑक्साइड प्राप्त होती हैं। अब हम देखेंगे कि धातु के ऑक्साइड से धातु कैसे प्राप्त की जाती है। धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर धातु प्राप्त होती है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है इसलिए ब्रैकेट में एस लिखा गया। जब इससे कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, चूंकि कार्बन ठोस अवस्था में होता है इसीलिए ब्रैकेट में एस लिखा गया। तो इस प्रकार इस मिक्सचर को जब हम गर्म करते हैं तो हमें धातु प्राप्त होती है। यानी इस स्थिति में हमें जिंक प्राप्त होगी Zn, और ये ठोस अवस्था में प्राप्त होगी इसीलिए ब्रैकेट में एस लिखा गया। इसके अलावा हमें प्राप्त होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यानी CO। तो इस प्रकार हमने देखा कि धातु ऑक्साइड से धातु कैसे प्राप्त की जाती है। अब हम देखेंगे उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम आदि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं। देखिए कुछ धातुएं ऐसे हैं जिसकी अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम इत्यादि। इन धातुओं को विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए ये सभी जो धातुएं हैं जिसकी अभिक्रियाशीलता उच्च होती हैं, इन सभी धातुओं को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है जिससे कहा जाता है विद्युत अपघटन। सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए ये जो है सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन सभी को उनके क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। किस प्रकार का क्लोराइड? न गलित क्लोराइड यानी मल्टेन फॉर्म में जो गला हुआ रूप होता है। तो इन सभी क्लोराइडों के गलित रूप को जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो फिर हमें इन सभी धातुएं प्राप्त होती हैं। अब आइए देखते हैं कि विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक पात्र में वह पदार्थ ले लिया जाता है जिसका हमें विद्युत अपघटन करना हो। अब इसमें धातु के दो छड़ डाले जाते हैं, एक को कहा जाता है कैथोड और एक को कहा जाता है एनोड। अब इन दोनों छड़ों को बैटरी और स्विच के जरिए जोड़ दिया जाता है ताकि सर्किट पूरा हो जाए। अब इसमें जो छड़ बैटरी के धन ध्रुव के साथ जुड़े हुए रहते हैं उसे एनोड कहा जाता है, और जो छड़ बैटरी के ऋण ध्रुव के साथ जुड़े हुए रहते हैं उससे कैथोड कहा जाता है। तो इसमें अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम के गलित क्लोराइड से कैसे हमें इन धातुओं को प्राप्त करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इस बर्तन में दिया हुआ है गलित MgCl2, यानी इस पात्र में जो है वह मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया गया है। किस रूप में? न गला हुआ रूप में, यानी गलित MgCl2 ले लिया गया है।
और जब इसमें इस सर्किट को हम पूरा कर देते हैं स्विच के जरिए, तो फिर क्या होता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कैथोड में यानी ऋण आवेशित छड़ में मैग्नीशियम धातु जो है वह जमा होने लगते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, एनोड का जो छड़ है उसमें क्लोरीन गैस मुक्त होने लगती है। तो इस प्रकार हम इस एक्सपेरिमेंट में ये देखते हैं कि मैग्नीशियम धातु जो है वह कैथोड की छड़ पर आकर जमा होने लगती हैं, जबकि क्लोरीन गैस जो है वह एनोड की छड़ से मुक्त होने लगती है। तो इस प्रकार हम मैग्नीशियम धातु को प्राप्त करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा एनोड यानी धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यहां पर जो अभिक्रियाएं होती हैं, अब आइए उस अभिक्रिया को हम देखते हैं। सबसे पहले हम विचार करते हैं कैथोड पर। चूंकि कैथोड जो है वह ऋण आवेशित छड़ है, तो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नीशियम आयन है वह इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करती है। इस प्रकार एक मैग्नीशियम आयन दो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके मैग्नीशियम का एक परमाणु बनाती है। इस प्रकार मैग्नीशियम धातु जो है वह कैथोड पर जमा होने लगती है। एनोड पर क्या होता है, चूंकि एनोड जो है वह धन आवेशित छड़ है, इसमें क्लोरीन आयन जो है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और इस प्रकार क्लोरीन का आयन जो है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन गैस बनाती है। इस प्रकार एनोड छड़ पर क्लोरीन गैस मुक्त होने लगती है। तो इसमें क्लोरीन गैस बनती है, साथ में जो एक्स्ट्रा दो इलेक्ट्रॉन बनते हैं वह इलेक्ट्रॉन एनोड छड़ द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार कैथोड पर और एनोड पर इस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो जिस प्रकार हमने देखे कि मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम प्राप्त किया गया, ठीक वैसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड से भी एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा। अब हमारा अगला टॉपिक है धातुओं का परिष्करण। अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। देखिए, हमने देखा कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण अपचयन की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ऐसे धातुएं शुद्ध नहीं होती हैं। इस तरह की धातुओं को हमें शुद्ध करना पड़ता है। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण। यानी धातुओं के परिष्करण के लिए हमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का उपयोग करना पड़ता है। इस विधि द्वारा कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि धातुओं का परिष्करण किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। अब देखिए, इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कॉपर है जो कि अशुद्ध अवस्था में है, उससे हमें शुद्ध करना है। तो जो अशुद्ध धातु है उससे हमें एनोड बनाना होगा, यानी अशुद्ध धातु को लेकर हमें एनोड बनाना होगा। अब हम कैथोड क्या चीज का बनाएंगे, उसी धातु का शुद्ध रूप को हम कैथोड बनाएंगे। यानी चूंकि इस एग्जाम्पल में हमें कॉपर को शुद्ध करना है, तो हम कॉपर का एक शुद्ध टुकड़ा लेंगे जिससे हम कैथोड बनाएंगे। बात क्लियर है? जो धातु को हमें शुद्ध करना है उससे हमें एनोड बनाना होगा और उसी प्रकार का एक दूसरे धातु का टुकड़ा जो कि पहले से शुद्ध है उससे हमें कैथोड बनाना होगा और इस प्रकार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को हमें पूरा करना होगा। विद्युत अपघटन से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। तो चूंकि अभी हमने डिस्कस किया कि अशुद्ध धातु को हमें एनोड बनाना है,
तो जब इस विद्युत अपघटन में धारा प्रभावित की जाती है तो एनोड पर जो अशुद्ध धातु होती हैं वह धीरे धीरे घुलने लगती हैं और जितनी मात्रा घुलती हैं उतनी ही मात्रा शुद्ध धातु कैथोड पर जाकर जमा हो जाती है। इस प्रकार कैथोड पर हमें शुद्ध धातुएं प्राप्त होती हैं। अब इस फिगर के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जो अशुद्ध धातु है उससे हमें एनोड बनाना है और जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो अशुद्ध धातु जो है वह घुलने लगती है और उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु जाकर कैथोड पर जमा हो जाती है और इस प्रकार जितनी भी अशुद्धियां हैं एनोड पर मौजूद वह सभी अशुद्धियां एनोड के नीचे तली पर बैठने लगती हैं और इसी अशुद्धि के ढेर को कहा जाता है एनोड पंख। तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं जिससे एनोड पंख कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संक्षारण यानी कॉरोजन। सबसे पहला सवाल कि संक्षारण क्या है, तो संक्षारण को हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने से लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिससे जंग कहते हैं। देखिए ये अक्सर देखा गया है कि जब कभी भी लोहे से बनी वस्तुएं आर्द्रता और वायु के संपर्क में कुछ लंबे समय तक अगर रह जाए तो इसमें जंग लग जाती है, यानी उसकी सतह पर भूरे रंग की एक परत बैठ जाती है जिससे हम कहते हैं लोहे पर जंग लगना। इस प्रकार लोहे पर जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। तो लोहे पर जो जंग लग जाती है तो यह संक्षारण का एक उदाहरण है। अगला उदाहरण देखते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। चांदी की जो वस्तुएं होती हैं अगर इन सभी वस्तुओं को खुली वायु में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो इनकी सतह पर काली रंग की एक परत बैठ जाती है। वायु में उपस्थित सल्फर जब सिल्वर से अभिक्रिया करती हैं तो सल्फर सल्फाइड बनने के कारण इसकी सतह काली हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि वायु में सल्फर मौजूद होते हैं और जब ये सल्फर सिल्वर के साथ अभिक्रिया करती है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाती है और इसी सिल्वर सल्फाइड के परत बनने के कारण ही इसकी सतह काली हो जाती है। तो इस प्रकार सिल्वर के संक्षारण का यह एक उदाहरण है। नेक्स्ट एग्जांपल, आर्द्र वायु में रहने से कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। जब किसी कॉपर के टुकड़े को यानी तांबे के टुकड़े को आर्द्रता की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय के बाद इसकी सतह पर हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो जब किसी कॉपर के टुकड़े को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कॉपर के साथ अभिक्रिया करती हैं और इस अभिक्रिया में कॉपर कार्बोनेट बनता है। तो ये हरा पदार्थ जो है ये कॉपर कार्बोनेट का ही एक पदार्थ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संक्षारण का यह भी एक उदाहरण है। यानी किसी भी धातु के संक्षारण का मतलब यह हुआ कि जब किसी धातु को वायु, आर्द्रता या अम्ल या किसी भी बाहरी फैक्टर के संपर्क में आने से जब इसकी बाहरी सतह की क्वालिटी में कुछ चेंजिंग आ जाए तो इससे हम कहेंगे धातु का संक्षारण। संक्षारण से सुरक्षा। हमारी दैनिक आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएं धातुओं से बनी हुई होती हैं, विशेष करके लोहे से बनी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार धातुओं को संक्षारण से बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर धातुओं को संक्षारण से नहीं बचाया जाए तो इसमें बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना है। इसीलिए धातुओं को संक्षारण से बचाना जरूरी है। पहला पॉइंट है कि हम धातुओं को संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं। पेंट करके, तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है।
ये तो आपने देखा होगा कि लोहे को अगर जंग से बचाना होता है तो उसमें पेंट किया जाता है, या फिर उसमें तेल लगा दिया जाता है, या फिर ग्रीस लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उसकी सतह पर पेंट किया जाता है, तेल लगाया जाता है, या फिर ग्रीस लगाया जाता है। अगला पॉइंट है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिससे यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यह एक तरीका है लोहे को जंग से बचाने का। अगर हम लोहे से बनी वस्तुओं को जंग से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। इसमें क्या किया जाता है कि जस्ते की एक पतली परत लोहे की सतह पर चढ़ा दी जाती है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है यशद लेपन, और इंग्लिश में इससे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि लोहे को जंग नहीं लगती और संक्षारण से सुरक्षा हो जाता है। अगला तरीका है, शुद्ध लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। आपने स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा। स्टेनलेस स्टील लोहे की ही बनी हुई होती है। उसकी खासियत यह है कि इसमें जंग नहीं लगता। अगर कोई वस्तु स्टेनलेस स्टील से बनी हुई हो तो इसमें जंग नहीं लगता है। इसमें क्या किया जाता है कि शुद्ध लोहे में कुछ मात्रा में निकेल और क्रोमियम मिला दी जाती है। तो इस प्रकार जब शुद्ध लोहे में निकेल और क्रोमियम मिला दिया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है, और जब इस स्टेनलेस स्टील से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसमें जंग नहीं लगती। तो इस प्रकार संक्षारण के ये सभी सुरक्षा उपाय हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है अमलगम। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अमलगम का नाम सुना होगा। एक्चुअली ये अमलगम होता क्या है? तो अमलगम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक मिश्र धातु क्या होती है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी मिश्र धातु जो है वह एक समांगी मिश्रण है। किसका समांगी मिश्रण है? न धातुओं का समांगी मिश्रण है। देखिए, मिश्र धातु को बनाया कैसे जाता है। जब दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्र धातु बनाना होता है तो विभिन्न प्रकार के धातुओं को गर्म करके गला लिया जाता है, और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के धातुओं के द्रव रूप को आपस में मिलाकर एक विलयन तैयार कर लिया जाता है, और इस विलयन को जब ठंडा करके उसका ठोस अवस्था प्राप्त किया जाता है तो इससे ही हम कहते हैं मिश्र धातु। यानी मिश्र धातु जो है वह धातुओं का एक समांगी मिश्रण है। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु पीतल है। यानी तांबा और जस्ता के मिलाने से जो मिश्र धातु बनती है उससे हम पीतल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार तांबा और टीन की मिश्र धातु कांसा कहलाता है। तो इस प्रकार हमने मिश्र धातु को समझ लिया। अब हम समझते हैं कि अमलगम है क्या। किसी मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु पारा है तो इससे अमलगम कहते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि पारा जो है वह एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मौजूद होता है। तो जब किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो ऐसे मिश्र धातु को हम अमलगम के नाम से जानते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सोने की शुद्धता। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। देखिए, विज्ञान में हर चीजों को मापने की एक विशेष इकाई होती है। जब हमें द्रव्यमान को मापना हो तो हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। टाइम को हम सेकंड से नापते हैं। उसी प्रकार किसी वस्तु के वेग को मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है। ठीक वैसे ही सोने की शुद्धता को नापने का भी एक इकाई है जिसे कैरेट कहा जाता है। आपने सुना होगा कि सोना जो है वह 24 कैरेट का होता है, या 22 कैरेट का होता है, या 20 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का होता है, या इसके अलावा भी किसी भी कैरेट का हो सकता है। तो इसमें
24 कैरेट सोना जो है वह 100% शुद्ध सोना होता है। यानी 24 कैरेट सोने का मतलब कि उस सोना में कोई भी दूसरे धातु मिला हुआ नहीं है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध सोना है। तो हमने 24 कैरेट सोना को समझ लिया। 24 कैरेट सोना यानी परम शुद्ध सोना। अब हम देखते हैं 22 कैरेट सोना का मतलब क्या। 22 कैरेट सोना में क्या होता है कि शुद्ध सोना 22 भाग होता है, और जबकि तांबा, चांदी या अन्य धातु 2 भाग होता है। यानी जब किसी सोने में 22 भाग शुद्ध सोना हो और 2 भाग अन्य कोई धातु हो, तो वैसे सोना को हम 22 कैरेट सोना कहते हैं। अब देखते हैं 20 कैरेट सोना। 20 कैरेट सोना का मतलब शुद्ध सोना 20 भाग होता है, जबकि तांबा, चांदी या अन्य धातुएं 4 भाग में होती हैं। यानी एक ऐसा सोना जिसमें 20 भाग शुद्ध सोना हो और 4 भाग अन्य धातु हो, तो वैसे सोने को हम 20 कैरेट का सोना कहते हैं। इसी प्रकार 18 कैरेट का भी सोना हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें 18 भाग शुद्ध सोना होता है और अन्य धातुएं 6 भाग में होती हैं। तो इस तरह के सोने को 18 कैरेट का सोना कहा जा सकता है। सोना किसी भी कैरेट का हो सकता है। सोना 15 कैरेट का भी हो सकता है, 14 कैरेट का भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि किस प्रकार 24 कैरेट सोना जो है वह एक शुद्ध सोना का रूप है। शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट का सोना से आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, हम जानते हैं कि 24 कैरेट का जो सोना है वह शुद्ध सोना होता है, लेकिन यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जानना कि शुद्ध सोने से यानी 24 कैरेट सोने से आभूषण नहीं बनाया जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि शुद्ध सोना काफी नर्म यानी सॉफ्ट होता है, जिससे बने हुए आभूषण आसानी से मुड़ सकते हैं। क्योंकि शुद्ध सोना जो है वह काफी नरम होती है, काफी सॉफ्ट होती है, तो अगर शुद्ध सोने से आभूषण बनाया जाए तो ये आसानी से मुड़ सकते हैं। इसीलिए शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाया जाता है। इसलिए आभूषण बनाते समय शुद्ध सोने में थोड़ी सी तांबा या चांदी या कोई अन्य धातु मिलाई जाती है। इसीलिए जब कभी भी सोने का आभूषण बनाया जाता है तो शुद्ध सोने में कुछ मात्रा में तांबा, चांदी या फिर अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, ताकि उसमें कठोरता आए और आभूषण बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके। और आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।